हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज की डिस्कशन आपकी कांस्टेबल एग्जाम के ऊपर है जो आपका रिसेंटली हुआ था। और कांस्टेबल में आपके 30 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, जो कि आपका 71st नंबर से स्टार्ट थे एंड 71 to 100 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में जो थे वो रीजनिंग के थे। और लेवल अगर हम बात करें, लेवल आपका बहुत ईजी था। ठीक है, इन तीनों पेपर आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तीनों का एग्जाम का लेवल इन्होंने बहुत आसान रखा था। तो जिन्होंने हमारे सेशंस अटेंड किए थे, मैराथन लगाई थी, उनके लिए तो ये सारा पेपर इस तरह से था कि उन्होंने सब कुछ कर रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के सेशन की। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था उसमें ओनली फ्यू आ रहा था कि ओनली फ्यू बर्ड्स आर विंग्स। ठीक है, तो बर्ड्स और विंग्स हमने बना लिया। और ओनली फ्यू का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ होंगी, यानी कुछ नहीं होंगी। आपको ये बता दो, ओनली फ्यू का मतलब होता है सम का रिलेशन भी बनेगा और सम नॉट का रिलेशन भी बनेगा। उसके बाद ऑल विंग्स आर ग्रे और सम ग्रे इज कलर। फर्स्ट उसने बोला सम विंग्स आर कलर, देखो इनमें डाउटफुल रिलेशन है, ये वाला गलत होगा। और फिर उसने बोला सम विंग्स आर बर्ड, साफ साफ दिख रहा है ये सही है। तो हमें यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आराम से ओनली फ्यू का अगर आपको करना भी नहीं आ रहा था ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो चलिए इसका आंसर होगा फिर उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं 72nd क्वेश्चन की तरफ जो आपका आया है वेन डायग्राम का। हाँ जी, ओके, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डायग्राम, के एल एम दिया हुआ है और उसने पूछा कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 3 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन कैटेगरी एम। एम कैटेगरी में कितने लोग हैं, तो आप अगर इनको ऐड करो जैसे कि 8 + 7 + 5 + 3, तो इनको ऐड करके आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, एम के सर्कल में जो नंबर्स है उन सबको हमें सिर्फ ऐड करना था। बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो रहा था सॉल्व, ये भी बहुत आसान है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73rd आपको पूछ रहा था यहाँ पे मिसिंग नंबर। देखिए ये भी मैंने आपके साथ मैराथन में डिस्कस कर रखा है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के फैक्टर क्या है, या तो 2 या फिर 4 या 8। देखो 2 में तो इसको तोड़ नहीं सकते, 4 में तोड़ते। अगर आप इसको सीरीज को 4 में ब्रेक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे एबीसी है, यहाँ भी आपका एबीसी हो गया, यहाँ भी आपका एबीसी हो गया। और जिससे ये कंप्लीट हो रहा है एबीसीबी, एबीसीबी, एबीसीबी और ये एबीसीबी। तो आपका आंसर होगा बीसी एबी एसीबी। तो उस हिसाब से देखो बीसी एबी कहाँ पे मिल रहा है, बीसी एबी आपको यहाँ पे मिल रहा है और आगे एसीबी। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। आपको उसने बोला कि बी इज द मदर ऑफ ए एंड एल। बी जो है वो मदर है किसकी, ए और एल की। ठीक है, ए जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, टी का। और फिर टी जो है वो सन है, किसका सन है, सी का। तो सी इसका पेरेंट हो गया और क्योंकि ये मदर है तो ये फादर हो गया। उसने वैसे तो आपसे एक चीज देखो क्या पूछी है, सी रिलेटेड टू यू। तो अगर हमें यू ही पता लग जाता है, सी तो दिख रहा है, तो हमें आंसर पता लग जाएगा। उसके बाद उसने बोला सी हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, सी के 3 ही चिल्ड्रन है। वाई इज फादर ऑफ एन एंड हस्बैंड ऑफ एल। एल का हस्बैंड कौन है, एक सेकेंड, एल का हस्बैंड कौन है, वाई। ठीक है, तो वाई हमने यहां बना दिया और वाई जो है वो फादर है किसका, एन का। और एन जो है वो ब्रदर है, एन ब्रदर है, किसका ब्रदर है, यू का। तो ये डायग्राम आपका बनेगा। तो उसने पूछा कि हाउ इज सी रिलेटेड टू यू। देखिए सी आपके सामने है कि सी जो है वो यू की मदर का फादर है। अब आपको आंसर जिस फॉर्मेट में दिया आप उसी फॉर्मेट में देखेंगे ना। वैसे तो हमें पता है कि मदर्स फादर कौन होता है, ग्रैंडफादर, बट उन्होंने जिस फॉर्मेट में दिया है हमें उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिस वजह से आपका इसका आंसर कितना हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 75th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये तो आपका क्वेश्चन जो है ना, ये है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, बहुत आसान क्वेश्चन था।
देखो ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका ये जो हमारा वो फॉर्मेट होता है ना एनालॉगी का, वो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, ये इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अगर ये है तो इसका आंसर क्या होगा, ये रोटेट किस तरह से हो रहा है, पहले एरो जो है वो ईस्ट की तरफ है, ये एरो नॉर्थ की तरफ है, तो ईस्ट अगर ईस्ट फेसिंग अगर नॉर्थ फेसिंग बन रहा है जो कि आपका 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से होता है, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से। तो इसको भी अब हमें क्या करना है उस हिसाब से, इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो नॉर्थ को हम वेस्ट फेसिंग, मतलब इधर को एरो आएगा, और ये देखो 2 से 1 हुआ तो ये भी आपका 2 से 1 होगा, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? तो बहुत मतलब ये तो क्वेश्चन ना रोटेशन से होते हैं, मैंने आपको मैराथन में बोला था कि रोटेशन के मेथड से सॉल्व होते हैं, और इन तीनों पेपर चाहे कांस्टेबल चाहे हेड कांस्टेबल और चाहे आपका सब इंस्पेक्टर, इनमें सारे जितने भी आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चन आए हैं वो सारे रोटेशन से ही सॉल्व हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये अब आपका एक और क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। पहले तो आप देखो ये इससे कैसे रिलेटेड है, अगर आप इसको ध्यान दो, देखो ये और ये एक दूसरे की ऑपोजिट हो रहा है, मतलब 180 डिग्री की रोटेशन है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वाटर इमेज का कंसेप्ट है। ये देखो ये इसकी वाटर इमेज बन गई है, और वाटर इमेज में क्या होता है आपका टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, राइट रिमेन्स राइट। देखो राइट में एरो है, इधर भी राइट में है, बस टॉप का बॉटम हो गया। ये देखो डॉट ऊपर है डॉट नीचे हो गया, एरो हेड नीचे है वो ऊपर हो गया। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट के फॉर्मेट से ये दोनों एरो जो है वो लेफ्ट में ही रहेंगे, इधर तो आ नहीं रहे, गलत है। यहाँ देखिए आ रहे हैं पर जो टॉप पे है वो टॉप पे ही है, वाटर इमेज में ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। ये देखिए हाँ जी, ए और बी तो आपके गलत हो गए, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल सही जा रहा है। ये जो है इसको अगर आप अपसाइड डाउन करते हैं, इसको अगर आप ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह की इमेज बनेगी जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। ये देखो एरो राइट वाला राइट में रहेगा, बट वो नीचे पॉइंटिंग था, अब वो ऊपर पॉइंटिंग होगा। तो इसी रूल से यानी आपका मेरा वाटर इमेज के कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 जो कि उन्होंने फिर से आपको लेटर सीरीज का दे दिया। देखिए यहाँ पे उसने क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के फैक्टर क्या होंगे, देखो ये तो 4 में ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी सीरीज में ए बी सी डी सब आ रहा है, तो कम से कम 4 का ग्रुप तो बने। तो ये देखिए हमने इस तरह से 4 4 के ग्रुप में इसको ब्रेक कर लिया। अब अगर आप ये देखो कि ये डीसी डैश है ना, ये आपका रूल बन रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप सिमिलैरिटी देखो यहाँ पे एज सच सिमिलैरिटी तो नहीं बन रही, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, आप देखिए कि बी नहीं आ रहा, तो 3 का ग्रुप भी बन सकता था, तो पहले हमें जरा यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए है डी है सी है, इसके फैक्टर्स है यहाँ तो 2 2 तो नहीं हो सकता, 3 का ग्रुप पहले बना के देखते हैं। ये देखो 3 ये 3 ये 3 और ये 3, अगर आप देखो इसका मिडल डी है इसका मिडल डी है इसका मिडल डी है, तो इसका मिडल भी क्या होगा, डी होगा, और इसमें तो कंप्लीट ही हो गया एडीसी, तो ये देखो एडीसी एडीसी एडीसी, तो हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको ये देखो ये सारे मेथड्स, मतलब आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, और उसमें जो रूल लग रहा है जो मेथड लग रहा है वो सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड थी। ये रूल पे भी मैराथन पे हम बहुत स्ट्रेस आपको देते थे कि ये रूल फॉलो करिए, और आपके जितने क्वेश्चन आए इसी रूल से सॉल्व हुए हैं। तो चलिए डी ए सी ए सी, तो डी ए सी ए सी आपको मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 जो कि ब्लड रिलेशन का है। इस बार ब्लड रिलेशन काफी आया आपके पेपर में, बट यहाँ पे ब्लड रिलेशन जो है वो कोडेड फॉर्म में है, और ये अच्छी चीज है, फादर्स फादर का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, J% मल्टीप्लाई L, ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे, छोटा सा ही डायग्राम बनेगा। परसेंट का मतलब क्या है
कि J इज फादर ऑफ K और K मल्टीप्लाई L का मतलब है कि K इज सिस्टर ऑफ L। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। ये देखो ये पहला ही सही है कि J इज, देखो ये तो ना इनफैक्ट बिना ड्रॉ किए हो रहा था। J% K मीन्स J इज फादर ऑफ K और ये सिबलिंग्स है तो मतलब दोनों सिबलिंग्स है तो दोनों के साथ वही रिलेशन होगा, जिस वजह से इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बहुत आराम से सॉल्व हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 79th क्वेश्चन। ओके ये देखिए सभी, हाँ जी 79th क्वेश्चन देखिए, 11 से 128 कैसे आता है। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें अगर आप +7 करते हैं तो 128 आता है। इसी तरह से अब ये हमें करना था, 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169, ठीक है, उसमें अगर आप करते हैं +7 तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 176। क्लियर? ओके तो इसका आंसर है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी मुझे लगता है कि देखते ही आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन का भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80th देखिए सभी, हाँ जी ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही ज्यादा आसान था। 80th में आपको ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल कोई भी मतलब चाहे तीनों पेपर की मैं बात कर लूं कोई भी मुश्किल नहीं था। ये देखो ऐसा सा तो हमने मैराथन में किया भी था सॉल्व, सेम रूल हमने सॉल्व किया था। 1536 कैसे आ रहा है 1 + 5 करके आ रहा है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ऐसे ही 1 + 8 करके आपका आ रहा है 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें उसने दिया आपको 35, 36, 40, 49, 65। ये भी बच्चे कह रहे थे कि हमें तो देख के ही पता लग गया था, ऐसा सा हमने मैराथन में किया था। गैप है 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, परफेक्ट स्क्वायर। आपको मैं बार बार यही बोलती थी कि आपके जो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन, एनालॉगी के क्वेश्चन, ऑड वन आउट के क्वेश्चन में ज्यादातर स्क्वायर क्यूब का रूल ही लगता है। तो अगला गैप जो है वो 25 का होगा। तो 65 + 25 कितना हो रहा है आपका 90 हो रहा है, यानी इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90। चलिए आगे बढ़ेंगे 83 की तरफ। 83 देखिए सभी, ओके हाँ जी ओके 83 क्वेश्चन अब आप सबने चेकआउट करना है। देखो 83 किस तरह से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है इनमें से। तो अगर आप देखें ऑड वन आउट बहुत आराम से पता लग रहा है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये टेबल है। देखो 14 × 7 करके 98 आता है, 16 × 7 करके 112 आता है, 18 × 7 करके 126 आता है। पर ये आप देख सकते हैं 12 6 72 होता है, यानी कि ऑड वन आउट सिर्फ एक है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन इस तरह के थे कि अगर आपको एक में समझ आ रहा है ना रूल, तो दूसरे में भी सेम ही रूल लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी सेम रूल है। देखो 16 128, ठीक है, 52 364, उसके बाद 45 360 और 25 से 200। यहाँ पे इंटू 8 का रूल लग रहा था। ये देखो ये भी 16 × 8 करके आपका 128 हो गया, 52 × 8 करके 364 नहीं आता, पर ये भी इंटू 8 हो रहा है, ये भी इंटू 8 हो रहा है। तो सिर्फ बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी ऑप्शन में इंटू 8 का रूल नहीं लग रहा। बाकी सारे ऑप्शंस में आपका 8 का ही रूल लग रहा है कि आपको 8 मल्टीप्लाई करना था। तो चलिए ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए जिन दोनों में आपका रूल बिल्कुल सेम था कि टेबल्स थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89
देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है सिंपल सा कि फैन इज रिलेटेड टू ब्लेड, आपको बताना है कि सेम रूल इनमें से किस ऑप्शन में आपका सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। फैन में ब्लेड होता है, मतलब फैन में यूज होता है, मतलब वो जो ब्लेड्स होते हैं, मतलब एक तरह से वो ब्लेड दूसरे वाला नहीं, बट उसके जो तीन वो होते हैं उनको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल में इंटरनेट लगता है, एयरप्लेन चलाने वाला बंदा पायलट है, पेन के साथ पेपर यूज होता है। तो अगर आप फैन और ब्लेड का रिलेशन देखो वो सिर्फ एक ऑप्शन में बन रहा है। कार जिस तरह से फैन और ब्लेड रिलेटेड है, इसी तरह से कार और स्टीयरिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। फैन ब्लेड्स होंगे तभी चलेगा, कार स्टीयरिंग होगी तभी चलेगा। तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था, सबसे हो ही गया था ये सॉल्व। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपकी आ रही है नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ जी, नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी खासी आई है इस बार। बच्चे कहते थे कि मैम नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, हमने देखा इतनी आती तो है नहीं है, बट हमने फिर भी अपने मैराथन में बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, क्योंकि एक्सपेक्टेड था इस बार की आएगी। हाँ जी, ये देखिए ट्राइंगल, स्क्वायर, ये 3 साइड्स है, ये 4 साइड्स है, ये 5 साइड्स है, तो आंसर फिगर में 6 साइड्स होनी चाहिए। तो 6 साइड्स इन तीनों में आ रही है। पर देखो ये इसके ना, ये जहां 2 साइड्स मिल रही है वहां लाइंस है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ साइड के बीच में से कट रहा है। ये देखो ये इसके पॉइंट्स पे कौन जो उनके मतलब कि 2 पॉइंट्स के मीटिंग पॉइंट है वहां पे लाइन है, जिस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ साइड्स का लॉजिक भी हमने अपने मैराथन में किया था, मुझे अभी याद आ रहा है एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें नंबर ऑफ साइड्स का लॉजिक लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पजल आ गई, पजल भी हमने बहुत करी है। हाँ जी, देयर आर 5 फ्रेंड्स हु हैव डिफरेंट हाइट, 5 हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद जे इज नीदर द टॉलेस्ट नॉट द शॉर्टेस्ट, ठीक है। के ऊपर के 2 में से किसी एक में होगा, एन नीचे के 2 में से किसी एक में होगा, एल या तो टॉलेस्ट होगा या शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। अभी हम कुछ भी एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उसने बोला व्हाट इज द रैंक ऑफ एम इफ जे इज नॉट रैंक थर्ड। अगर जे का रैंक थर्ड नहीं होगा, यानी जे थर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि एम का रैंक क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए, जे के बारे में उसने ये भी बोला है कि वो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट नहीं है, यहाँ वो बोल रहे हैं तीसरे पे नहीं है, तो जे या तो सेकंड पे आ सकता है या फोर्थ पे आ सकता है, ठीक है। अब उसने बोला के ऊपर के 2 में से किसी एक में है, तो इस केस में तो हमने के को लिख लिया, पर इस केस में तो अभी भी डाउट है, ठीक है। उसके बाद के इज रैंक, ये हो गया। एन इज रैंक अमंग बॉटम 2, एन नीचे के 2 फोर्थ या फिफ्थ में से किसी एक में आएगा, तो इसमें तो हम क्लियर हो पा रहे हैं पर इसमें नहीं क्लियर हो पा रहे। उसके बाद उसने बोला कि एल या तो टॉलेस्ट है या शॉर्टेस्ट है। इस केस में देखो टॉलेस्ट नहीं हो सकता तो हमने एल को शॉर्टेस्ट कर दिया, इस केस में एल शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता तो हमने टॉलेस्ट कर दिया। तो अब जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एन को लिख देंगे और यहाँ पे हम किसको लिख देंगे, के को लिख देंगे, क्योंकि के ऊपर इन दोनों में से किसी एक में आना था, तो अगर इधर एल है तो यहाँ के होगा, इसी तरह से यहाँ पे अगर एल है तो यहाँ एन होगा। तो अल्टीमेटली बीच में तो दोनों पॉसिबिलिटीज में एक ही बंदा बचता है जिसका नाम है एम, और उसने यही पूछा है कि एम का रैंक बताइए, जिसमें कोई डाउट नहीं है, बाकियों में फिर भी डाउट है, पर एम क्लियर है कि एम का रैंक कितना आ रहा है, थर्ड, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका है पजल। देखिए यहाँ पे उसने 5 वेजिटेबल्स दी है, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, टोमेटो एंड कैबेज। वेट बता रहा है कि कैरेट जो है वो लाइट है टोमेटो से लाइट है क्या, कैरेट। उसके बाद उसने बोला रेडिश जो है वो हैवीएस्ट है, तो रेडिश अगर हैवीएस्ट है तो हमने तो हैवीएस्ट रेडिश ही ले लिया, बाकी इधर आएंगे। उसके बाद उसने बोल दिया कि कार्टून विद पोटैटो वाज लाइटर देन कैरेट, कैरेट से लाइट है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं इधर आपको बता देती हूँ। हाँ जी, पॉइंट था कि लाइटर जो कैरेट है वो लाइट है, ठीक है। कैरेट जो है वो लाइट है, किससे लाइट है, टोमेटो से,
और फिर उसने बोला कि पोटैटो जो है वो कैरेट से लाइट है, बट उसने बोला कि पोटैटो लाइटेस्ट नहीं हो सकता। अगर पोटैटो लाइटेस्ट नहीं हो सकता मतलब इधर अगर पोटैटो नहीं आ सकता और पोटैटो के पीछे इन दोनों ने आना है, तो फिर हमें यहाँ टोमेटो, यहाँ पे कैरेट और यहाँ पे पोटैटो लिखना पड़ेगा, और फिर इधर आपका क्या रह जाएगा, कैबेज। तो उसने पूछा सेकंड लाइटेस्ट कौन है, तो सेकंड लाइटेस्ट आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, पोटैटो, जो कि गिवन था ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल ऐसी सी पजल्स हमने डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। 89 ओके, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये आपके सामने। नाइनटीन में उसने आपको बोला इन अ रो ऑफ 29 पर्सन, टोटल 29 लोग हैं, एक रैंक बना लेते हैं। अमित वॉज 8 टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक हु वॉज 10th फ्रॉम राइट। अभिषेक जो है वो राइट से क्या है, 10th, ठीक है, 10th फ्रॉम राइट, और उसके लेफ्ट में अमित है। अमित को हमने यहां बना लिया जो कि 8 टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक है। अभिषेक राइट से 10वें नंबर पे है, तो इसके और 8 बढ़ा दोगे तो ये 18 फ्रॉम राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर इसके इधर 8 है तो ये 18 फ्रॉम द राइट एंड हो गया। और फिर उसने बोला कि सलमान लेफ्ट से 8वें नंबर पे है। देखो ये अगर राइट से 18वें नंबर पे है, सलमान लेफ्ट से 8वें नंबर पे है, टोटल 29 लोग हैं, तो सलमान को अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो सलमान 8वां फ्रॉम लेफ्ट हो गया। और उसके बाद उसने बोला कि विवेक दोनों के बीच में है, मिडल में है, ठीक है, मिडल में दोनों के कौन है, विवेक। तो उसने पूछा कि विवेक लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है। देखो टोटल तो 29 है, माइनस करेंगे, ये कितने हैं 8, ये कितने हैं 18, 18 8 कितने हो गए 26, यानी बचे कितने 3, यानी सलमान और अमित के बीच में अगर मैं देखूं यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। तो 3 में एक सेंटर में तो विवेक है, तो विवेक और सलमान के बीच में 1 पर्सन, विवेक और अमित के बीच में 1 पर्सन। उस हिसाब से अगर लेफ्ट से सलमान 8वें नंबर पे है, 9वां ये बंदा, और 10वें नंबर पे कौन आ गया, विवेक, यानी लेफ्ट से विवेक की रैंकिंग कितनी आ रही है, 10th, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था रैंकिंग का, थोड़ा सा सोचने वाला था, बट वैसे हमने इस तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपके सामने आ रही है एनालॉजी, सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग। ये देखिए, मैंने आपको सेशन में बोला हुआ है मैराथन में कि एक चीज पे फोकस करिए, एक चीज, मैंने इस पे फोकस किया, ये यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया। मतलब क्या है कि स्क्वायर पहले मुझे यहां दिखा, फिर यहां दिखा, फिर यहां दिखा, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो कि यहाँ पे फिर स्क्वायर किधर होना चाहिए, ये रोटेट हो रहा है पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर स्क्वायर ये पहला यहाँ पे था तो रोटेट होके आंसर वाले में आपका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप पीछे जा रहा है। और ये अगर आप देखो यहाँ सर्कल है, यहाँ मल्टीप्लाई है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, बहुत आसान। हाँ जी 91 देखिए, आपको यहाँ पे उसने एक दिया है, अगले में 2, अगले में 3 4 5, ये तो हम समझ गए हैं, पर हर ऑप्शन में ही 2 लाइंस है ना, वो तो फिर कंफ्यूजन ही आ गई। अब शेप देखो कैसे है, ये इससे सेकंड नहीं पता लग पाएगा, हमें इनका रिलेशन समझना पड़ेगा। ये नीचे है, ये साउथ फेसिंग है, ये आपका ईस्ट फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। साउथ से ईस्ट कितनी रोटेशन से आता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट से नॉर्थ जो है वो भी आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो एरो इधर आना चाहिए, यानी वेस्ट की तरफ आना चाहिए, जो कि हमें गिवन है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, वही रोटेशन जैसा कि मैंने पहले बोला था, हर क्वेश्चन आपका डिग्री रोटेशन से ही सॉल्व हो रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग का।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा, बट ये भी वैसे किसी बच्चे को दिक्कत आई नहीं है, सब कर पाए थे। देखो 11 इंटू 3 कितना होता है 33, 5 इंटू 8 कितना होता है 40, ऐड करके कितना आ गया 73। इसी तरह से 9 6 54, 5 4 20, ये कितना आ गया 74। उस हिसाब से 11 2 22, 12 8 96, 6 7 8 9 10 11। तो आंसर आपका इसका क्या था, ऑप्शन नंबर सी। असल में आमने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे थे और उन दोनों रिजल्ट्स को हमें उसके बाद ऐड करना था, और उस हिसाब से आपका आंसर आ गया 118। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93। ये तो देखो डिक्शनरी ऑर्डर है, बहुत आसान। डिक्शनरी ऑर्डर आपको बताना था, इसके डिक्शनरी ऑर्डर में आपका नेक्स्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, मतलब अल्फाबेटिकली आपको सॉल्व करना है। तो देखो ओ बी, ये थर्ड से पता लग रहा है, ये जे एस एल और डी। सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद जे आएगा, जे के बाद एल आएगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट तो सबका सेम था ओबी, थर्ड अल्फाबेट में देख रहे हैं हम कि तीसरे नंबर पे जो अल्फाबेट आ रहा है वो एल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। आगे बढ़ते हैं 94th क्वेश्चन। ओके, 94 देखिए सभी के सभी। 94th क्वेश्चन में उसने आपको मेंबर्स ऑफ अ फैमिली दिए हुए, 4 एडल्ट है, और मतलब बाकी 4 एडल्ट हो गए ना, पी एंड क्यू और गर्ल्स, ये मतलब चिल्ड्रन में आ रहे हैं। तो के एंड एन आर ब्रदर्स, के और एन के बारे में उसने बोल दिया कि दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। उसके बाद के मैरिड है किससे, एल से, ये बनाया। उसके बाद हैज वन चाइल्ड, इनका एक चाइल्ड है, कौन है अभी नहीं पता। ओ मैरिड है किससे, एन से, उनका क्यू है चाइल्ड, और क्यू गर्ल है, इनका एक चाइल्ड है, और एक ही पर्सन बच रहा है, तो वो इन्हीं का चाइल्ड है जो कि पी है, और पी के बारे में उसने क्या बताया था कि वो गर्ल है। तो के कौन है, के आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, के पी का फादर है, बिल्कुल सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 95 देखिए सारे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि पता नहीं लगा, बट ऐसे नहीं, एक दो बच्चों ने बोला है, बाकी सबका हो गया था। देखो अटायर, अटायर का कोड उसने क्या दिया है, जे वी एन एक्स वाई ई। एक्चुअली क्या हो रहा था यहाँ पे कि आपका प्लस हो रहा है, ए से ई कैसे आ रहा है, ए 1 होता है, ई कितना होता है 5, प्लस 4, T20 Y25 प्लस 5, 20 से 24 प्लस 4, 9 से 14 प्लस 5, 18 से 22 प्लस 4, ई से जे आपका प्लस 5। तो असल में प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 का रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, और प्लस 4 प्लस 5 ऑल्टरनेटिवली हो रहा है। तो ब्रोंको का आंसर आपको बताना था, नन ऑफ दीज था नहीं, बहुत आराम से हो सकता था। इसमें आपने प्लस 4 किया तो एफ आएगा, ये तो गलत हो गया। इसमें आपने प्लस 5 किया, 18 प्लस 5 23, ये देखो एस आ रहा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 23 होता है डब्ल्यू। इसमें ओ में प्लस 4 किया, कितना आया 19, यानी कि एस दोनों में आ रहा है। एन में आपने करना था प्लस 5 यानी 19, यानी एस, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 96। प्रभात स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। आपका ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शंस का है, ठीक है। वेस्ट जा रहा है 10 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया 15 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि वो फिनिशिंग पॉइंट, देखो पॉइंट क्या था, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट था। पी किधर है, फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट है। इसको अगर आप सेंटर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पी जो है वो किस तरफ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा डायग्राम बन रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 97 आप देख सकते हैं। देखो ये आ गया आपके सामने डाटा सफिशिएंसी का। आपको यहाँ पे पहले तो ये चीज समझनी है कि हमें क्या पूरा सॉल्व करना था, बिल्कुल भी नहीं। देखो उसने बोला मंजीत जो है वो 40 मीटर चला अपने घर से, किधर को चला ये नहीं पता। ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक, इतना राइट टर्न लिया एट एन एंगल ऑफ इतना एंड इतना चला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसमें उसने बोला कि अगर वो अब साउथ ईस्ट फेस कर रहा है तो he would have started walking towards the south। अब खुद देखिए कि अगर उसने साउथ, आप खुद सोचो कि अगर वो साउथ की तरफ चला था 40 मीटर, तो क्या ये आ सकता है आपका? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। नॉर्थ वाली साइड कुछ आएगा, ये गलत है। अगर वो देखो, मतलब अगर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना है देख लेना, ये फर्स्ट वाले के लिए आपने क्या करना है कि ये 40 मीटर साउथ चला के देखना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसके लिए 40 मीटर वेस्ट चला के देखना कि क्या अल्टीमेटली साउथ वेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट हो ही नहीं रहा, जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये वैसे बिना ड्रॉ किए आप सॉल्व कर सकते थे जिनको डायरेक्शंस अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालॉगी सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग है आपके सामने फिर से। हाँ जी, ये देखिए इसमें कितने हैं? 5 4 3 2, आंसर में 1 आएंगे, है ना। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 है। और सर्कल का भी पैटर्न है, 1 2 3 4, आंसर में आएंगे 5। तो पहले तो ये गलत हो गया, एरो 1 ही आना है। और सर्कल हमारे 5 आने, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, काउंटिंग से ही ये देखो, नॉन वर्बल का पहले भी मैंने आपको बताया था, ये काउंटिंग वाले मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हुए इस बार पेपर में क्वेश्चन। तो आंसर आपका था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाइन 1 होनी चाहिए, सर्कल 5 होने चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा था, जो कि आपका था ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 99 आपका फिर से आ गया डायरेक्शन का। पॉइंट ए ईस्ट में है बी के, पॉइंट ए ईस्ट में है बी के, बी जो है वो नॉर्थ में है किसके? एफ के। जी जो है वो साउथ में है एफ के। तो वो कह रहे कि पॉइंट ए बताइए कहाँ पे आ रहा है फ्रॉम जी। तो अगर मैं जी को सेंटर लूं, अगर हम यहाँ पर जी को सेंटर लेते हैं तो आपको ये बताना है कि ए जो है वो किस तरफ आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, वेन डायग्राम अगेन। देखो उसने बोला था हाउ मेनी पेंसिल आर देयर विच आर पेन बट नॉट इंक। देखो आपको मैंने बोला हुआ नेगेटिव से किया करो, इंक मना किया तो इंक तो एक ही बारी में खत्म। ठीक है, इंक से बाहर पेंसिल और पेन का कॉमन, पेंसिल पेन का कॉमन ये आ रहा है, जो कि कितना है 4, और जो कि हमें गिवन है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, राइट। और ये था आपका आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का जो आपके एग्जाम में आया था, और आपने पूरा पेपर देखा। 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको मतलब गारंटी से बोल रही हूँ कि हमने कवर कर रखे थे। सारे रूल्स जो यूज हुए हैं आपके पेपर में वो कवर्ड थे। ठीक है, और जो आप जैसे कि एनालॉगी कर रहे हो, नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हो, लेटर सीरीज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल पेपर आसान था। तो इसी के साथ आपकी कांस्टेबल की डिस्कशन ओवर होती है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।